वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। किसी की फर्स्ट बुक होगी, किसी की सेकंड वॉल्यूम होगी। तो हम आज आपकी जो भी वॉल्यूम है पार्टनरशिप बुक वॉल्यूम जो आपकी है पार्टनरशिप, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें इसके अंदर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप सीखना है। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, देखो आपने ऐसा नहीं है कि हमने कभी मतलब पार्टनरशिप के बारे में नहीं सुना होगा। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना होगा पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब उस पार्टनरशिप जो हमने बिजनेस स्टडी में सिर्फ एज अ थ्योरेटिकली पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, अब हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। मीन्स दैट हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी है कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है। जैसे बाकी फर्म्स होती है, बाकी इंडस्ट्रीज होती है, बाकी बिजनेसमैन होते हैं, सब अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे करते हैं, लाइक सेम वैसे ही जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी अपना ट्रीटमेंट करती है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करती है। बट क्या होता है कि कई बार इनके मतलब उसमें कई बार हर एक फर्म वैसे सेम ही ट्रीटमेंट करती है। ऐसे पार्टनरशिप फर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी सेम ही ट्रीटमेंट करती है। बट उसका जब आपका बैलेंस शीट से प्रॉफिट निकल जाता है, आफ्टर प्रॉफिट निकलने के बाद उसकी कुछ ट्रीटमेंट होती है, तो वो ट्रीटमेंट हम इसमें पढ़ेंगे इस बुक के अंदर। ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो पहले मैं आपको ना एक बुक का रिव्यू देती हूँ कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या। ऐसा भी मैंने आपको ओरली बोला भी है कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म कैसे अकाउंट मेंटेन करती हैं, हमें उसके बारे में बेसिकली पढ़ना है। ओके, हमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में रिगार्डिंग पढ़ना है। अभी इस बुक को पहला थोड़ा सा हम रिवाइज करें, या ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बुक को समझ ले, देन जब आप बुक स्टार्ट करेंगे हम तो वो हमें समझने में बहुत ईजी रहेगा। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या होता है कि ये पार्टनर्स से मिलके बनती है। हमें पता ही है पार्टनर्स से मिलकर बनना मीन्स है इसके अंदर बहुत सारे तो कह सकते हैं, पर ज़्यादा कम से कम वही कि एटलीस्ट 2 ऑनर तो होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके हो सकते हैं कि 100 हो। जो आपके बैंकिंग लाइन उसमें 10 होते हैं, बाकी जो आपकी कंपनीज होती है उसमें 100 होते हैं। बट जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिसे गवर्नमेंट रन करती है उसमें 50 ही पार्टनर्स होते हैं। ओके, तो सेम क्या है कि मतलब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, पार्टनर्स। अब मैंने कहा कि इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे क्लास 11th में आप जहाँ छोड़ के आए हो, कि आपने क्लास 11th में यहाँ तक पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, उसके हेल्प से प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब हमें उसके बाद के स्टेप करने हैं, उसके बाद क्या करना है। ओके, मतलब जो ये प्रॉफिट वगैरह मतलब अब ये सोच के चलो कि स्टार्टिंग के जो आप क्वेश्चन करोगे फर्स्ट चैप्टर में, जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं मे बी 10 to 12 समथिंग, उन्हीं में आपको क्या है कि प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बाकी हर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होगा और देन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। और वैसे तो आपके क्वेश्चन में मोस्टली 4 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे, तो 4 पार्टनर्स 5 पार्टनर्स उनके बीच में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें इस बुक के अंदर हमें यही पढ़ना है। और दूसरा उसके बाद में क्या करेंगे, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पार्टनरशिप फर्म्स में यहाँ पे जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसके बाद पार्टनरशिप फर्म में क्या होता होगा, कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से क्या एग्जिट कर सकता है, ठीक है, बट उसे एक नोटिस देना पड़ता है। देखो थोड़ा सा ना पहले पार्टनरशिप को पढ़ लेते हैं, थ्योरी, एंड देन फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो पार्टनरशिप का जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं एज अ रिटन एग्रीमेंट, कि रिटन एग्रीमेंट के बिहाफ पे वो कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टनरशिप होती है। अब पार्टनरशिप में कुछ रूल्स एंड कंडीशंस भी हमने पढ़ी है कि कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट कब, पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। जब आप 15 दिन का नोटिस दोगे फर्म को, देन उसके बाद आप कर सकते हो, एग्जिट करना चाहते हो। बट एंट्री में यहाँ पे क्या होती है कि एंट्री करते टाइम में कोई भी आप एज अ न्यू पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में एंटर करना चाहते हो, तो आपको जितने भी
ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन सबसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कोई भी न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है, अगर कोई भी न्यू पार्टनर एंटर करेगा तो उसे एंट्री से पहले ओल्ड पार्टनर्स की क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। क्योंकि अगर जब तक आप परमिशन नहीं लोगे न्यू पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर एंटर नहीं करने देंगे। और ओल्ड पार्टनर सारे ही एग्री होने चाहिए कि जितने भी ओल्ड मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे एग्री हो। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स में से सिर्फ 3 पार्टनर्स तो एग्री हो गए कि 3 पार्टनर्स ने कहा कि हाँ मैं एग्री है उसको एंटर करने के लिए, बट एक पार्टनर जो लेफ्टेड है, ठीक है, वो कहता है कि मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है, तो हम उसे एंटर नहीं कर सकते अपने पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर, एंड ना ही पार्टनरशिप में एंटर कर सकता हूँ इंसान। तो अब क्या उसके बाद पर अगर सब एग्री हो जाते हैं तो न्यू पार्टनर एंटर कर सकता है। देखो जब न्यू पार्टनर एंटर करता है ना तो वो अपने साथ में कैपिटल लेके आता है, ओके, वो कैपिटल लेके आता है। जो कैपिटल लेके आता है उसको इस कैपिटल के एक्सचेंज में कह सकते हैं क्या चीज होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे देते हैं, प्रॉफिट हम यहाँ पे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देते हैं कि हाँ भाई उसको प्रॉफिट शेयर जो रेशियो है वो हम देते हैं। हम मीन्स ओल्ड पार्टनर्स मीन्स पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, कि ओल्ड पार्टनर उसको क्या देंगे, कैपिटल ले लेंगे और उससे क्या है फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको गिव करेंगे। मीन्स दैट जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना कुछ ना कुछ पोर्शन छोड़ेंगे और न्यू पार्टनर्स को दे देंगे क्योंकि वो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। हमें बस जब न्यू पार्टनर एंटर करेगा तो हमें उसकी कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, ओके। और साथ में मैंने अभी बोला कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा, तो इसमें हमें कॉमन सी बात है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर गेन करेगा, यही होगा, है ना। तो हमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो निकालनी है। मीन्स दैट एक आपका जो आगे इसमें ही बुक में चैप्टर होगा तो किसके ऊपर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर होगा। उसको हम और डीपली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे जैसे आपका चैप्टर जैसे भी आपका ये बुक है या टॉपिक से जैसे क्लियर होते जाएंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। अब मैंने बोला जब न्यू पार्टनर के एंटर का आपको समझ में आ गया कि उसकी थोड़ी बहुत हमें कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखनी है, देन मेन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या, अब न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है तो भाई ओल्ड पार्टनर भी तो रिटायर हो सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है, अगर उसे एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, मीन्स वो जा सकता है ना, रिटायर हो सकता है। अगर उसके केस टचवुड ऐसा ना हो बट किसी पार्टी की डेथ होती है तो वो जब जाएगा तो साथ में अपनी गुडविल लेके जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे मर चुका है तो वो गुडविल ही लेगा, बट हाँ जो उसका नॉमिनी है चाहे उसके कोई भी फैमिली मेंबर हो वो उसकी गुडविल का अब मतलब होता है कि जो फर्म की रेपुटेशन होती है। तो आपने जब बैलेंस शीट बनाई होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा गुडविल, कि गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एज अ एसेट साइड, ठीक है। हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा रिटर्न, मतलब जो हमें कहते हैं, अगर आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो कि जब मतलब गुडविल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो हमारा मानना है कि प्रॉफिट आपने मेजर किया था कि 20 लाख तक हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट से एक्स्ट्रा, ठीक है, प्रॉफिट से एक्स्ट्रा जो आपको रिसीव हुआ या उसको हम क्या, या फिर आप एक ये या दूसरा केस आप ये समझ सकते हो कि जो आपकी एसेट्स हैं वो आपकी एसेट्स है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है उसके पास जो एसेट्स है वो 5 करोड़ की है, बट आपका बिजनेस जो मतलब मोस्टली जब आप इसको सेल कर रहे हो तो वो आपने सेल कर दिया 6.5 करोड़ में, मतलब 1.5 करोड़ क्या है, गुडविल है। क्योंकि कोई भी पर्सन एक्स्ट्रा तो आपको ऐसे ही नहीं पे करेगा, अगर वो पे कर रहा है मीन्स दैट आपने उसको ऑफकोर्स कुछ दिया है, तो 1.5 करोड़ जो है वो क्या है, वो डिफरेंस क्या होता है, गुडविल होती है। तो अब ओल्ड पार्टनर ने भी तो पार्टनरशिप फर्म में अच्छे से क्या करा है, वर्क किया है ना, अच्छे से अच्छे डेडिकेशन से उसने काम किया, लॉन्ग टाइम तक वो रहा है, तो जो वो जाएगा तो अपने गुडविल में से शेयर लेके जाता है। तो जब वो अपना गुड, यहाँ पे भी सेम ही होता है, जब गुडविल से शेयर लेके जाएगा तो वो अपना शेयर किसी पार्टनर को दे के जाता है, या तो किसी पर्सनल पर्टिकुलर किसी पार्टनर को देके जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो पार्टनरशिप फर्म में चला जाए, फिर वो सभी पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि वहाँ पे पार्टनर्स रह बचेंगे और पार्टनर्स होंगे। और अब आपने यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक आपने कैपिटल का देख लिया, एक गुडविल का, एक हम ना गारंटी और पढ़ेंगे इसके अंदर, लास्ट एक टॉपिक तो नहीं है, इससे एक लास्ट और है, बस एक गारंटी और पढ़ना है। गारंटी क्या है, सपोज ए
बी, सी एंड डी, ये 4 पार्टनर्स है। क्योंकि देखो हम घर में जैसे अब ये भी तो एक फैमिली मेंबर ही बन जाते हैं ना, क्योंकि ये चारों मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं, एक फर्म को रन कर रहे हैं, तो वो एक तरह से फैमिली मेंबर्स ही बन जाते हैं। तो हो सकता है कि भाई बी और सी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो, कि उनके अंदर बहुत अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनके अंदर उनका मतलब फ्रेंडली, काफ़ी एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशन हो या काफ़ी एक दूसरे क्लोज हो। तो क्या होता है कि बी गारंटी लेता है कि किसको, बी ने गारंटी ली सी की, कि सी को एवरी ईयर उसको फॉर एग्जांपल 50 लाख तक का प्रॉफिट होगा ही होगा। उसने गारंटी ली है कि सी को हर साल 50 लाख का प्रॉफिट होगा। गारंटी किसने ली, बी ने। ओके, तो अगर सी को सपोज करो भाई किसी एक साल तो ठीक है 50 लाख, अगले साल 30 लाख रुपए आए सी के हिस्से में और 40 लाख आए इसके, क्योंकि इक्वल इक्वल रेशियो दे देते हैं क्योंकि सब ना इक्वली प्रॉफिट के लिए रेडी है। तो हमने 40 लाख तो इसको दिए ए को और 40 लाख ही किसको दिए, बी को, और सी को कितने मिलने थे, 40 लाख, क्योंकि हम सबको इक्वली बांट रहे हैं, और 40 लाख के देंगे डी को। अब एग्री मतलब गारंटी क्या दी थी बी ने कि उसको हर साल 50 लाख का प्रॉफिट होगा, बट इस साल नहीं हुआ, जो भी रीजन। तो अब बी अपने शेयर्स में से मतलब 10 लाख को माइनस करके ऐड कर देगा 10 लाख किसके, सी के पोर्शन में, पूरे टोटल हो जाएंगे 50 लाख। मतलब ए और डी का कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं रहेगा, क्योंकि बी ने ही गारंटी ली थी इंडिविजुअल की मैं सी की गारंटी लेता हूँ, तो अगर इतना इसको ये प्रॉफिट इतना होगा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं पे करूँगा। तो एक हमें ये पढ़ना है। देन उसके बाद आपका होता है कि जब आपको एक होता है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन जो होता है मतलब अपनी एसेट्स की वैल्यू को दोबारा रीचेक करना। इसको जस्ट ओनली वन वर्ड अभी वन लाइन बता रही हूँ, जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी। रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि दोबारा से उस चीज को आपको क्या करना है, दोबारा किस रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन वैल्यू जानना किसकी, हर एक फर्म की, हर एक बिजनेस की अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है। तो हर फर्म चाहती है कि वो जानने की उसकी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है। ओके, और लास्ट आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। और जब भी हम ये रिवैल्यूएशन आपका जो टॉपिक है हम इसको तभी बनाएंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे, और दूसरा जब अपनी गुडविल निकालनी होती है तब हम इसको अकाउंट्स को यूज करते हैं। तो आई नो भी आपके जो लास्ट की जो बातें मैंने बोली है वो आपके सर के ऊपर से गई होगी बहुत से बच्चों के, अगर जिन्होंने मतलब वही बात है, अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें समझ आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने वो ऑफकोर्स पहले पढ़ा है तो उनके लिए रिकॉल हो रहा है। बट जो बच्चे अभी 11th क्लास के, तो उनके मे भी लास्ट की जो लाइन्स है, लास्ट के जो चैप्टर्स है वो सर के ऊपर से जा रही होंगी, आई अंडरस्टैंड। पर हम जब अभी मैं सिर्फ आपको एक मतलब एक होता है ना कि आपको पहले से एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपके बुक्स के रिगार्डिंग, कि आपकी बुक्स के अंदर हम कंप्लीटली क्या क्या सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे आपके फर्स्ट चीज़ से कि पार्टनर, बहुत से बच्चे होगा कि भाई बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो हम ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे और थ्योरेटिकली भी थोड़ा मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। बाकी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है कि इस बुक के अंदर हम सिर्फ ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इससे बाहर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत आराम से उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को हम मतलब डेली क्या है उसको सीखते हुए चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट है कि आपका, मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। कल मैं आप नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आएगी तो उसको मैं कंप्लीटली आपकी जो थ्योरी है उसको थोड़ा मतलब एक टॉपिक लेके आएंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल्सो पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही आराम से चलना है। तो पहले मेरी जो इस वीडियो को डालने का पर्पस है वो यही है कि आप पैनिक ना हो कि मतलब हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं, मतलब आपने 12th की बुक ओपन कर लियो और फिर आप देखो कि ये अकाउंट्स तो हमने पढ़ी नहीं। बहुत ईजी है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेट, अगर आपको 3 गोल्डन रूल्स आते होंगे, मैं बाकी में नहीं जानना चाहती, बट अगर आपको 3 गोल्डन रूल्स आते हैं आप बहुत ईजिली कर लोगे। वही गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन तीनों मतलब आप उसके बिहाफ पे, उन तीनों मतलब रूल्स के बिहाफ पे आप एंट्री समझ जाओगे, देन आपका अकाउंट समझ में आ जाएंगे और आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो
बहुत ही आराम से हमें अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना है ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि मैंने क्या मतलब एक्सप्लेन किया। और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स हो, अगर ऐसे लगता हो कि मैं स्पीडली करवा रही हूँ, काफ़ी स्पीड ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है या अपने फीडबैक प्लीज़ बता सकते हो। तो पहला यही था कि अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि पार्टनर्स, जैसा आपको पता है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, है ना, कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर किसी भी बिजनेस को करने के लिए एग्री हुए एज अ रिटन डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ओके, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये बोला कि मैंने फिर आपको ये बताया कि पार्टनरशिप की ना, पार्टनर्स की कुछ अपनी भी वो भी होती है कि भी लिमिटेशन, मतलब कितने लिमिटेड पार्टनर्स या मेंबर्स हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, एक आपकी होती है प्राइवेट। तो एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, एक आपकी प्राइवेट कंपनी है, और एक मैंने आपको बोला था बैंकिंग सेक्टर। तो एक बैंकिंग सेक्टर, बस ये हमें तीन, ज़्यादा समय इससे ज़्यादा में नहीं पता करना है। तो गवर्नमेंट कंपनी में देखो मिनिमम सबकी सेम होती है, 2 मेंबर्स होंगे मिनिमम में, ठीक है, बट 2 एंड मिनिमम 2, और कहाँ तक जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी में 50 तक, प्राइवेट में मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और बैंकिंग में 2 to 10 से ज़्यादा किसी भी, अगर कोई बैंक है, एक बैंक ऑर्गेनाइजेशन से, येस बैंक हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट बैंक है ना, तो पंजाब नेशनल जो बैंक है गवर्नमेंट बैंक है। अगर पंजाब नेशनल बैंक के आपने देखोगे बहुत सारी इसकी क्या होती है, आपकी ब्रांचेज होती है, तो उसके सिर्फ 50 से ज़्यादा ओनर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको देखो ब्रांचेस बहुत सारी होती है। एक हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जहाँ होता है वहाँ पे सारे जो भी आपके ओनर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके नाम उसमें लिखे होते हैं, ठीक है, तो वो 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा आपका प्राइवेट है, तो वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी अगर मतलब प्राइवेटली कोई कंपनी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो उसके जो ओनर हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, और बैंकिंग सेक्टर में 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना एक छोटी सी चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, हैंड टू हैंड, या फिर अभी साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अभी मतलब मैंने आपको सिर्फ बुक के बारे में रिव्यू दिया है कि हमने ये सब करना है, ये सब पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि हम फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि हाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर थोड़ा स्टार्ट हो गया है, तो उसके बारे में भी आपको मैं साथ साथ करवाती हूँ। तो पहले आपको पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि एक पार्टनरशिप का क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज अ रिटन एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ओके, अब देखो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को बोलते हैं, बिजनेस को। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसको हम क्लियर करते हैं डाउट को। पहले यहाँ पे हमने लिख दिया पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ आ गया आपके पार्टनर्स, और यहाँ पे आपका आ गया पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप जो फर्म है, अभी ये आपका हमने यहाँ पे लिया पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म एक तरीके से आपका बिजनेस है ना, फर्म क्या है, बिजनेस है, कंपनी है एक्स वाई, जो मतलब वैसे फर्म और कंपनी डिफरेंट होती है, या फर्म और कंपनी सॉरी फर्म और कंपनी सेम होती है, इंडस्ट्री और फर्म डिफरेंट होती है। तो आप फर्म या बिजनेस एक बात करो, तो बिजनेस जॉब कर रहे हो, ठीक है, ये पार्टनर्स क्या होते हैं, ये ओनर होते हैं, ऑनर। तो ये ऑनर है, ये सिर्फ पैसा लगाते हैं, ठीक है, ये पैसा दे सकते हैं, ये सिर्फ मनी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई कोई पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट का काम देखता है, अकाउंटिंग का काम देखता है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करता है आपके बिजनेस एक्टिविटी में, पर बहुत से नहीं करते, ठीक है। तो जो बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम एक्टिव पार्टनर या पार्टिसिपेंट पार्टनर्स कहते हैं। इवन उनको पार्टिसिपेंट पार्टनर्स कहते हैं। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो आपकी बिजनेस की ऑल एक्टिविटी पे एक मतलब ओवरसीन करते रहते हैं कि हमें क्या चल रहा है क्या नहीं। जब बेशक ऐसा होता है कि बिजनेस इंडिया में रन कर रहे हैं, उसका जो ओनर है फॉरेन में, तो वहीं से बैठ के सारी अपडेट लेता रहता है कि हाँ भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, पर डे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो एक्टिवली हर चीज़ को ओवरसी करते हैं। और कुछ होते हैं पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं कि आके
ओनर होके भी वो मैनेजमेंट को अच्छे से संभाल रहे हैं, एज अ मैनेजर वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो होते हैं पार्टिसिपेंट पार्टनर्स। ओके, तो अब मैंने क्या बोला कि जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनर्स क्या है कि जो मतलब नंबर ऑफ बिजनेस, जो भाई नंबर ऑफ ओनर्स है एज अ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के जितने मतलब जितने पार्टनर्स होंगे उतने ओनर होंगे, तो उन ओनर्स को हम पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म वो है जो कोई बिजनेस आप रन कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो, जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग करते हो, उस प्लेस को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। वो प्लेस है, ये पर्सन्स है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्शन, सेलिंग और डेली रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, आपके हर चीज जनरेट होती है, एक्टिविटी क्रिएट होती है, वो पार्टनरशिप फर्म होती है। और पार्टनर्स क्या है, जो ओनर है। तो ये दोनों, अगर हम बात करें लीगल मीन्स कोर्ट की या कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। मतलब अलग अलग इन दोनों का अपना एक स्थायित्व कह सकते हैं, अपना एक अलग अलग, इनकी दोनों अलग ही होते हैं किसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो अब आप अकाउंट्स मेंटेन करना सीखोगे, जो हमें अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो अकाउंट्स हम ये कहते हैं कि वो अकाउंट्स कंपनी मेंटेन कर रही है। कौन मेंटेन कर रही है, कंपनी या फर्म या बिजनेस, वो मेंटेन कर रहा है कि अकाउंट्स मेंटेन ये करेंगे, ये अकाउंट्स को मेंटेनेंस कह सकते, मेंटेनेंस तो कह सकते हैं, मेंटेन कह सकते हैं इसको, कि मेंटेन ये करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरे आपके ओनर होते हैं वो मतलब मेंटेन नहीं करते, वो सिर्फ अपना अकाउंट्स में से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है उसको ही आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो, प्रॉफिट कुछ भी होगा तो सब में बटेगा, लॉस होगा वो भी सब में बटेगा। ठीक है, अब जब हम इसको चैप्टर को ओपनली जब करेंगे, जब उनके अकाउंट्स पाएंगे, तो एक एक जो भी आपके फॉर्मेट में लगा लो या आपके बैलेंस शीट में ले लो, कोई भी वर्ड, कोई भी एक आइटम जो भी इसके अंदर गिवन होगा, उसका मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि वो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, मेरा पर्पस ये है कि आपको जो भी चीज़ है वो समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। बिकॉज अगर आपको सिर्फ रटना होगा तो रट के मार्क्स स्कोर आप बेशक, मुझे नहीं लगता स्कोर कर पाओगे, सिर्फ पास हो पाओगे, पर स्कोरिंग आप करो, ट्राई करो तो स्कोर भी कर पाओगे जब हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, राइट। फिर आप उसमें इंटरेस्ट, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको क्या समझ में आएगी। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, किसी को बोलने की आपको मतलब कोई आपको मतलब मोटिवेट है, कोई आपको बोले, ऐसा नहीं होगा, खुद से करोगे। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इनमें कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स देखो, आपको पता ही है, बस वो तीन जो फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट होती है वो आपको पता है। पहली आपकी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपका आता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज आपका कौन सा आता है, बैलेंस शीट। आपका ये आ गया बैलेंस शीट। तो अब ये जो आपकी होती है यहाँ पे बैलेंस शीट, हमारे मतलब ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए। पहला हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा क्या मतलब गिवन होता है, प्रॉफिट गिवन होता है, जितनी भी हमारी एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, वो सब इसके अंदर गिवन होता है, राइट। अब आपने एक ना अभी एक चीज मैं आपको प्रॉफिट का और समझा दूं। आप ये सोचोगे, अब प्रॉफिट हमेशा जब आपकी बैलेंस शीट आप बनाओगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड होती है। आई नो अभी आप जब आगे फॉर्मेट, तो अभी तो आपका यही है, पर जब आपकी थर्ड बुक आएगी उसमें बैलेंस शीट का दूसरा फॉर्मेट है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको तब करेंगे। अभी के लिए क्या है कि जो आपकी लायबिलिटी और एसेट ऐसे लिखी होती है, तो प्रॉफिट कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड आता है, अगर देखा जाए तो, है ना। अब प्रॉफिट लायबिलिटी साइड आ रहा है। अब आप लोग कहते हो कि देखो जो चीज आपने कमाई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन ने जॉब की, मैंने अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ से जो मुझे इनकम रिसीव हुई है वो मेरी लायबिलिटी थोड़ी है भाई, वो मेरी एसेट्स है, वो मेरे पैसे हैं, क्योंकि मैंने वो कमाए, मैं अपनी मर्जी से चाहूँ जैसे मर्जी उसे यूज कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ लायबिलिटी में नहीं डालती ना। बट कंपनी ने प्रॉफिट जो उसकी कमाई है, मीन्स दैट भाई प्रॉफिट एज अ एनुअल ईयर पे जो निकल के आया है, साल में जो निकाला है आपने 31 मार्च को, जो प्रॉफिट है वो ऐसे किसकी कमाई है, अब कंपनी की अपनी खुद की कमाई है, तो उसको लायबिलिटी में क्यों शो कर रहे हैं। अभी
इसलिए मैंने आपको बोला कि जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स है दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो देखो इन्होंने पार्टनर्स ने भी इनको कैपिटल दी है। किसको कैपिटल दी है? बिजनेस को कैपिटल दी है। कैपिटल मीन्स पैसे दिए, ठीक है। तो अब हमें उसने हमें पैसे दिए, किस पार्टनर्स ने या ओनर ने पैसे दिए पार्टनरशिप फर्म को। अब पार्टनरशिप फर्म की मीन्स बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको प्रॉफिट दे, क्योंकि जब तक जैसे बिजनेस प्रॉफिट देता रहेगा तो आप कैपिटल लगाए रखोगे, मतलब अपने पैसे वहां लगाए रखोगे। अगर वो प्रॉफिट नहीं दे तो आप पैसे निकाल दोगे। तो अगर आप बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे तो उसको किसको प्रॉफिट देना है? पार्टनर्स को, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम मतलब क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज भी तो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल, क्योंकि आप सब स्कूल में ही पढ़ते हो। स्कूल में जो टीचर्स है वो एम्प्लॉयज हैं, आपके प्रिंसिपल एम्प्लॉयज होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो ओनर होते हैं, ठीक है। तो हम अच्छे से वर्क करते हैं। क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि हमें टाइम टू टाइम सैलरी मिले अच्छे से, है ना। जो भी बात है ऑनेस्टली बोलते हैं ना, ऑनेस्टली बोलना है। तो वो यही होता है कि टीचर अच्छे से वर्क करते हैं, अपना डिसिप्लिन शो करना टाइम टू टाइम। अगर हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, अच्छे से टीचिंग नहीं करेंगे तो आप लोग हमारे पास या तो हमारे स्कूल में या हमारे पास नहीं आओगे, राइट। आप स्विच कर लोगे, दूसरी जगह चले जाओगे। जब बच्चे दूसरे स्कूल में स्विच करने लग जाएंगे तो हमारा भी कोई काम नहीं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओनर है उन्हें प्रॉफिट ही जनरेट करके देंगे तो फिर क्यों आपका स्कूल ओपन रखेंगे। तो ऐसे ही जब अगर हम मान लो अच्छे से अच्छे डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? तो वो हर चीज इंसान इसीलिए बहुत अपने अच्छे डेडिकेशन से काम करता है, उसे प्रमोशन चाहिए, है ना। प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, जिससे सैलरी इंक्रीज हो जाए, तो वो उसी भी हाथ पे होती है जब आप अच्छे से वर्क करते हो। तो ऐसे ही हम एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, फिर हम जो अगर हम अच्छे से आपको स्टडी प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे। हम आप खुद जाके बताओगे बाहर, फिर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के ना फेस पे नहीं लिखा होता वो कितना इंटेलिजेंट है या कितना उसके अंदर मतलब वो कितना सेंस उसके अंदर है नहीं है। अपने बिहेवियर से लैंग्वेज से ही पता चलता है बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, राइट। तो ऐसे ही सेम क्या होता है कि आपका जिस तरीके से हम भी ऐसे ही, आप लोग भी ऐसे जज करते हो और कोई ऐसे जज करता है कि वो इंसान बोल कैसे रहा है। मैं उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं बोल रही, पर्सनल लाइफ वो कैसा है, हम जस्ट ओनली नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नॉलेज को कैसे मेजर करते हैं कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी सेंस क्या है, उससे कितनी नॉलेज है जो हमने क्वेश्चन पुट करे हैं। तो ऐसे ही जब हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे से परफॉर्म करेंगे, वो आसपास के इन्वायरमेंट में लोग देखेंगे तो ज़्यादा एडमिशन होगा, ज़्यादा एडमिशन होंगे तो जो हमारे ऑनर है वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे और फिर वो इंक्रीमेंट करेंगे। ऐसे होता है। ऐसे आपके टीचर जो होते हैं, मतलब स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो किस पे जाते हैं जब एडमिशन टाइम होता है तो वो मतलब डोर टू डोर जाते हैं ना, कि घर जाते हैं कन्विंसिंग करने, तो इसीलिए जाते हैं ताकि वो बिजनेस रन करे। तो जो पार्टनरशिप ऐसे ही वो ओनर हो गए जो आपके स्कूल के चेयरमैन वगैरह, वो स्कूल में पैसे इसी वजह से लगाया था कि स्कूल उसको प्रॉफिट जनरेट करके दे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जो ओनर है और जो पार्टनर है इन दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रॉफिट आया है प्रॉफिट दिखाते हैं। एक चीज हमेशा देखना, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाते हैं, जो भी हमें सैलरी पे करनी है, जो वेजेस पे करनी है, उसके हम P&L अकाउंट में दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। क्योंकि वो तो उसके नॉर्मल खर्चे हैं, ठीक है। जो सैलरी पे कर रहे हैं, बोनस पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, वो हम इसमें दिखा देते हैं। जो बैलेंस शीट में जाता है वो जाता है प्रॉफिट, कि जब वो सारे कट पिट के, तो अगर हमें जो प्रॉफिट किसको देना है, ऑनर को, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी जो होती है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी साइड आती है। तो हम प्रॉफिट को ऐसे नहीं दिखाते कि प्रॉफिट लिख दिया। आप लोगों ने जब 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी तो हमने कैपिटल लिखते थे, लायबिलिटी में तो हम कैसे करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ड्राइंग, कि जो भी ड्राइंग की है उसको माइनस कर देते हैं, प्लस हम कर देते हैं क्या, प्रॉफिट प्लस होता है। ऐसे अगर मान लो अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं लॉस को, तो कैपिटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। कहीं ऐसे और जो बच के आता है वो हम आप उसको अमाउंट सेक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि हम जो ये दोनों सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्यों होती है, और थोड़ा ये समझ में आया हो कि कैपिटल जो है वो सेम लायबिलिटी साइड क्यों शो करते हैं, ठीक है। तो यही बस एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इस टाइप का बिजनेस है जिसमें ये दोनों एक ही होते हैं, कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो सेम ही होता है, मतलब साथ, क्योंकि खुद ही काम करने वाला है, ठीक है।
तो सोल प्रोप्राइटर आप कहोगे कि मैम वो भी तो बिजनेस होता है, उसमें क्यों नहीं लीगल एंटिटी उन दोनों की कि बिजनेस और ओनर के बिजनेस के अलग अलग आइडेंटिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि सब कुछ काम करने वाला वो अकेला ही है, वो ही उसमें काम कर रहा है, वही खुद लेबर है, खुद वो ओनर है। जैसे आपकी परचून शॉप होती है, उसमें आप जाओगे, आपको सामान चाहिए, वो खुद सामान ला के आपको दे देता है। आपके बाहर साइड में जो गलियों में जो भी स्टोर्स खुले हुए हैं, तो वो स्टोर ऐसे ही तो है कि आप जाते हो जिसमें सिंगल ही एक पर्सन बैठता है, वो आप कुछ भी सामान लो वो आपको पकड़ा देता है, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही कर रहा है सारा काम, सब कुछ वो खुद करता है, ठीक है। अगर मान लो कि आप कहते हो कि मैम अगर मान लो कोई स्टोर है, उसमें एक ही पर्सन है बट उसमें 2 लेबर लगा रखे हैं, तो क्या फिर वो पार्टनरशिप में बिजनेस में आ जाएगा? तो वो पार्टनरशिप में तो नहीं आने वाला, क्योंकि उसका ओनर एक ही है। हाँ, बट वो बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि भाई वो सैलरी अलग से उसको पे कर रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस में आ जाता है। तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है उसमें भी, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट तो खुद ही कर रहा है ना, ऐसे थोड़ी कि उसने लेबर के ऊपर छोड़ दे, भाई तुम ही देखो कितने रुपए कोस्ट वोस्ट, नहीं, वो खुद बैठता है, अकाउंट को खुद संभालता है, मैनेज चीज़ों खुद करता है, ऑर्डर खुद देता है कि कितना करना है कितना नहीं। पार्टनर्स कुछ नहीं करते, पार्टनर्स नहीं जाके बताते ये प्रोडक्ट बनाओ, पार्टनर्स नहीं जाके बताते कि मटेरियल कि रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदो, पार्टनर्स ये नहीं बताते क्वालिटी कैसी है, खुद टेस्ट नहीं करते प्रोडक्ट को। उनके लिए उन्होंने पहले ही एक हाई टीम, प्रोफेशनल टीम हायर कर रखी है, वो सारा काम वो करते हैं। तो इसलिए इनमें क्या सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और उसमें सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, वो सारा काम खुद कर रहा है। तो इसलिए, पर हाँ, उसमें भी जो प्रॉफिट बैलेंस शीट उसकी भी सेम ऐसे ही बनती है, क्योंकि एज आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस में उसको सोल प्रोप्राइटर्स को पढ़ा है, पर ऐसे ही सेम आपने जो प्रीवियस क्लास 11th में आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे ना, वो हमने कंपनी फर्म के बनाए हैं, ठीक है। पर जब वो बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे करना होना शुरू हो जाता है ना, तो उसमें ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनती है। छोटा बिजनेस होता है तो आप इतनी बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाते हो, ठीक है, छोटा सा ड्राफ्ट कर लेते हो। बट अगर आपका बिजनेस काफ़ी हाई लेवल पे है, तो आप बैलेंस शीट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो जब आपकी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इन दोनों, हम जो बिजनेस है ओनर है उनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड ही शो होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि कल या जो मेरी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो होगी उसके अंदर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है चैप्टर फर्स्ट, तो थोड़ा सा हम शायद में भी हल्का सा रिकॉल करें आज के टॉपिक्स, और बाकी फिर कल हम प्रॉपरली आपका जो भी मेरा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, आपको यही बताना कि पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब तो बहुत ईजी है, कोई मतलब पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स हो, या आपको कहीं पे लगा हो कोई कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई पर्सन बच्चा है जिसको कोई अपने कोई किसी टॉपिक्स पर डाउट्स वगैरह हो, या किसी कोई आइटम्स या टर्म्स में किसी में भी आपको डाउट हो, चाहे वो 11th का हो या फिर वो आपका कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल को, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।